नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में, जहां पर बात करेंगे हम। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरि ने कावड़ यात्रा स्थगित करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कावड़ यात्रा स्थगित की है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। और वहीं परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में कई लोगों की जान चली गई थी। देश और प्रदेश को बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ा था। अब तीसरी लहर को हर हाल में रोकना होगा। कावड़ यात्रा रोकना लोगों का जीवन बचाने के लिए जरूरी है। और उन्होंने कहा कि कावड़िए अपने गांव के शिवालय में ही जलाभिषेक करें। घरों में भी जलाभिषेक के लिए शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। और वहीं शामपुर थाना के तहत आने वाले 2 बॉर्डरों से शनिवार को भी कई भारी वाहनों को लौटाया गया है। और वहीं आपको बता दें, थाना प्रभारी अनिल चौहान ने बताया कि बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कावड़ मेला स्थगित होने के बाद पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती कर दी है, जिसके चलते शनिवार को यूपी से आने वाले 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 4 छोटे लोडर वाहन और एक प्राइवेट बस को वापस भेजा गया है। इसके साथ ही जिनके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। बुड़गांव देहरादून की सुशीलों का पहला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट देते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस योजना की सबसे अधिक ज़रूरत है, उन तक अच्छी और गुणवत्ता चीज़ें पहुंचनी चाहिए। पहले दिन 16,000 से अधिक महिलाओं और नवजात कन्याओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल से योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किया। उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि इस अभियान से व्यापक जन जागरूकता आई है और इससे पहले लिंगानुपात में सुधार भी देखने को मिला है। और वहीं सीएम ने आगे कहा कि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बेटों की बजाय बेटियां माता पिता का अधिक ख्याल रखती हैं। और आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बेटियों ने सफलता ना पाई हो। और उन्होंने कहा कि नंदा गौरा देवी कन्यादान योजना बेटियों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है और सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लॉन्च करने जा रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें दोहरी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। प्रकृति और संविधान ने समानता का संदेश दिया है। बेटियों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने आगे कहा कि महिला और पुरुष का समाज में समान महत्व है। भेदभाव की सोच को हमें खत्म करना होगा। और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के बाद अब आप कार्यकर्ता घर घर जाकर यूनिक बिजली गारंटी कार्ड देंगे। इसके लिए शनिवार को आपने यूनिक बिजली गारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई है। और वहीं आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और कर्नल अजय कोटियाल ने 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 350 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को यूनिक बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद प्रेस वार्ता में आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अगस्त तक अभियान चलेगा, जिसमें पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता 20 लाख घरों तक पहुंचेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने पर हर परिवार को 300 यूनिट प्रति महीने फ्री बिजली, किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली और पुराने बिलों को माफ़ करने की भी गारंटी दी है।
इन 4 गारंटी को लेकर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। और वहीं वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों के 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बावजूद शनिवार को काफी संख्या में पर्यटक सैर करने निकले, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते उन्हें बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। पुलिस ने कोठाल गेट और किमाड़ी से करीब 350 2 पहिया वाहन चालकों को वापस लौटा दिया। इसके अलावा बिना आरटीपीसीआर और होटल बुकिंग के मसूरी जा रहे करीब 404 पहिए वाहन भी लौटाए गए हैं। आपको बता दें, वीकेंड पर मसूरी, सादरा और गुच्चूपानी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते कोविड संक्रमण की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने वीकेंड में मसूरी में 2 पहिया वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं और उन्हीं 4 पहिया वाहन चालकों को अनुमति है जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो, होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। और इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देश के बाद पुलिस ने किमाड़ी और कोठाल गेट पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। यहां से केवल स्थानीय 2 पहिया वाहन चालकों को ही मसूरी की ओर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा मालदेवता की ओर जा रहे 95 चौपहिया और 190 2 पहिया और आशा रोडी से बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, होटल बुकिंग और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने पर 110 4 पहिया और 80 2 पहिया वाहन चालकों को लौटाया गया है। और वहीं उत्तराखंड में शनिवार शाम मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। देहरादून में कल रात हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। दिन भर की उस उमस के बाद रात को जब लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक शहर के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव होने लगा। उत्तराखंड के कई जिलों में 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 जुलाई से अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने मध्यम और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और मूसलाधार बारिश के बीच अचानक से घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों के घरों में घुस गया है। कुछ इलाकों में जहां जल भराव के बीच लोग अपना सामान समेटने लगे तो कई जगह लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए छत की तरफ चले गए। और वहीं हरिद्वार के लालढांग में गंगा नदी में फंसे 4 युवकों को शामपुर पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। रविवार की सुबह लगभग 6 बजे सूचना मिली कि पीली नदी पुल थाना शामपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें 4 मजदूर रात को नदी के बीच में टापू पर सोए हुए थे। लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे मजदूर वहीं फंस गए। सूचना पर तुरंत शामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ और कंट्रोल रूम भी स्थिति में अवगत कराया गया। समय का अभाव होने और लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण एनएचआई की क्रेन बुलाकर सभी मजदूरों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया। थाना अध्यक्ष शामपुर अनिल चौहान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और मजदूर को भी बता दिया गया है कि बारिश के मौसम में कोई भी नदी में ना जाए और रात को नदी से दूर रहें। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून में भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना है। और वहीं उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंचने के बाद सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने पर विचार कर रही है।
इससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के करीब चल रही है, जबकि डीजल की दरों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इससे सरकार पर दाम घटाने का दबाव बढ़ रहा है। राज्य में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में तेल की कीमतें आम लोगों के साथ ही सरकार को भी परेशान कर रही है। तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कीमतों को कम करने के संकेत भी दिए हैं। हालांकि इस बीच उनकी कुर्सी छिन गई और ये बात आई गई होगी, लेकिन कीमतों में उछाल जारी रहने के बाद अब एक बार फिर कीमतों में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है। शासन के सूत्रों ने बताया कि तेल के दाम कम करने के लिए उच्च स्तर पर विचार विमर्श हुआ है और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर वैट कम करने पर विचार चल रहा है। लेकिन इस संदर्भ में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब वहीं हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग में अमपड़ाव के पास शनिवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम देवेश बोरा उम्र 40 साल है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौकी इंचार्ज जे संधू ने बताया कि रविवार की सुबह सूचना मिली कि आम पड़ाव के पास एक युवक गिरा पड़ा हुआ है, जिसके सर पर गंभीर चोट है। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवक की मौत हो चुकी थी, उसका सिर फटा हुआ था। आशंका है कि घर आते हुए वह किसी वाहन की चपेट में आ गया। घटना कल देर रात या फिर आज की मानी जा रही है। मृतक अविवाहित और मजदूरी करता था। और वहीं उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपने रुख में नरमी लाने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगाई है और वहां के पूजा अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण करने का आदेश दे चुका है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आपको बता दें, पिछले हफ्ते कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल ने भी ऐसी ही दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने दो टूक कहा था कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जहां कानून का शासन है, शास्त्रों का नहीं। और चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने एजी एहसन बाबुलकार से कहा कि वह धार्मिक तर्क ना दे, क्योंकि इन तर्कों का कोई कानूनी आधार नहीं है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद साफ है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देगी। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धामी ने कहा, सभी का मत यही है कि लाइव प्रसारण कहीं नहीं होता, वेदों में भी नहीं लिखा गया है, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं। और क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। नहीं, उस पर माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं कि सभी का मत आया है कि लाइव प्रसारण कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी 593 मिलियन डॉलर पर का फाइन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस ने गूगल पर एक भारी अर्थदंड लगा दिया है, जिसके चलते गूगल के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई। और हो भी क्यों ना, लापरवाही की है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने कर दिखाया है। अल्फाबेट के गूगल पर 593 मिलियन डॉलर का फाइन लगाकर। दरअसल ये फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कॉपीराइट पर देश के न्यूज पब्लिशर्स के साथ बातचीत करने के तरीके पर रेगुलेटर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाया। और सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि फेसबुक भी मुश्किल में आ गया है।
न्यूज आउटलेट के साथ अधिक रेवेन्यू शेयर करने के लिए गूगल और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते इंटरनेशनल दबाव के बीच ये जुर्माना लगाया गया है। अमेरिकी टेक कंपनी को अब अगले 2 महीने के अंदर ये बताना होगा कि न्यूज एजेंसी और दूसरे पब्लिशर्स को उनके न्यूज का यूज करने के लिए मुआवजा किस तरह से देंगे। इसको लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट जारी की है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी को प्रतिदिन 9 लाख यूरो तक का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो वहीं गूगल ने कहा है कि इस फैसले से वो काफी नाखुश है, लेकिन वो इस फैसले का पालन जरूर करेंगे। गूगल के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि हमने पूरे प्रोसेस के दौरान अच्छे विश्वास के साथ काम किया है। जुर्माना हमारे प्रयासों और हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यूज कैसे काम करता है इसको नजरअंदाज करता है। न्यूज पब्लिशर्स APIG, SEPM और AFP ने गूगल पर आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के निर्देश के तहत न्यूज कंटेंट के लिए उनके साथ रेवेन्यू को लेकर अच्छी बातचीत करने में सफल नहीं रहा। साथ ही केस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी के जारी अस्थायी आदेशों का उल्लंघन किया है। ये आदेश मांग करते हैं कि ऐसी बातचीत 3 महीने के अंदर ही किसी भी न्यूज पब्लिशर के साथ हो जो उनसे ये डिमांड करे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत गूगल को सर्च रिजल्ट में यूज किए गए न्यूज को लेकर अब मुआवजा देना। न्यूज डेस्क आर्यन। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक विसात तैयार की जानी शुरू हो गई है और मुकाबला करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मुकाबला करने के लिए अपने दाव पेच को धार देने में लगी हुई है ताकि वोट बैंक बढ़ाया जा सके। यूपी की सियासत का समीकरण देखिए इस रिपोर्ट में। निगाहें कहीं पे निशाना, ये गाने के बोल यूपी की सियासत पर सटीक बैठते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों की निगाहें एक दूसरे के वोट बैंक पर हैं और निशाना है विधानसभा चुनाव। बीजेपी के वर्चस्व के आगे सभी विपक्षी पार्टियां बौखला गईं। प्रमुख विपक्षी दलों के बीच ना तो किसी तरह की कोई सियासी तालमेल है और ना ही कोई गठबंधन। ऐसे में खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ मची। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दल एक दूसरे के कोर वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। इसी तरह से यूपी के तीनों प्रमुख विपक्षी दल वोट त्रिकोण में फंसे हैं। तो वहीं फूक फूक कर कदम रखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि अखिलेश किसी भी बड़े दल को साथ लेने के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अखिलेश सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं और ऐसे में उनकी नजर है बसपा के असंतुष्ट नेताओं को जोड़ने के साथ साथ मायावती के कोर वोट बैंक दलित समुदाय पर, जिसके सहारे वो अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। मायावती के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही अखिलेश यादव सूबे में दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। ऐसे में अखिलेश ने पहले बसपा के तमाम दलित नेताओं को अपने साथ मिलाया, खासकर वो जिन्होंने काशीराम के साथ बीएसपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। उनका अपने क्षेत्र में अपना सियासी दबदबा है। ऐसे में बसपा को कोर वोट बैंक दलित समुदाय को साधने के लिए अखिलेश यादव बसपा के महापुरुषों को भी अपना रहे हैं। सपा ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर दलित दिवाली भी मनाई। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के तर्ज पर बाबा साहेब वाहिनी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब सपा के हर पोस्टरों में लोहिया, मुलायम सिंह के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भी लगाई जा रही है ताकि दलितों के दिल में जगह बनाई जा सके। दरअसल 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव और 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हुए बुरे हाल के बाद ये माना जा रहा है कि मायावती का दलित वोट बैंक से एकाधिकार खत्म हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में करीब 12% दलित मतदाता हैं, जिनमें करीब 12% गैर जाटव वोट है। जाटव वोट बसपा का एक हाई कोर वोटर माना जाता है और जिस पर अब भीम आर्मी की प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की भी नजर है। बता दें कि गैर जाटव दलित समुदाय में करीब 50 से 60 जातियां हैं और उपजातियां हैं और इसी वोट को अखिलेश अपने साथ जोड़ने की दिशा में लगे हुए हैं ताकि 2022 के चुनाव में यादव मुस्लिम के साथ दलित समीकरण भी बनाए जा सके। यूपी में 11% यादव और 20% मुस्लिम के साथ अगर 5% दलित जुड़ जाता है
तो सत्ता में वापसी की उम्मीद बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को सूबे में दोबारा से खड़े करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है। कांग्रेस की नजर सपा के मुस्लिम और बसपा के दलित कोर वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने प्रदेश की कमान अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले अजय कुमार लल्लू को दे दी है, जो कि लगातार दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों पर योगी सरकार को घेरते दिखे। अब अगर बात मुसलमान वोट बैंक की करें तो बता दें कि दलित के अलावा कांग्रेस का यूपी में अल्पसंख्यक संगठन सूबे के मुसलमानों को साधने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहा है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो एक समय में कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहे हैं। इस बीच 1990 के बाद मुस्लिम वोटों की पहली पसंद सपा और दूसरी बसपा बन गई। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस अब यूपी में दोबारा से मुस्लिम वोटों को जोड़ने की मुहिम पर जुटी, जिसके लिए यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम उलेमाओं, इमामों से लेकर मदरसों और मुसलमानों के तमाम जातियों के साथ अलग अलग वार्ता कर रहे हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सपा ने सिर्फ वोटों के सहारे सत्ता हासिल की है और विकास यादव समाज का किया है। ऐसे में कांग्रेस ने यह भी बताने की कोशिश की कि यादवों का बड़ा तबका अब बीजेपी के साथ है। कांग्रेस नेता मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भी अखिलेश की चुप्पी को हथियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खुलकर इस आंदोलन में साथ खड़ी रही। कांग्रेस इस चुनाव में मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देने और उनके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह देने का भी भरोसा दिला रही। तो वहीं इस बार कांग्रेस की नजर बसपा के दलित वोटों पर भी है। दलित मुद्दों को कांग्रेस और प्रियंका गांधी आक्रामक तरीके से उठा रही है। सोनभद्र नरसंहार से लेकर हाथरस और आजमगढ़ समेत तमाम दलित समुदाय के मामलों में प्रियंका गांधी आक्रामक रही और घटनास्थल पर पहुंचकर योगी सरकार को घेरने का भी काम किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी आरोप लगा चुके हैं कि मायावती विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं। ऐसे में दलित वोटों को साधने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के प्रदीप नरवाल और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत को लगाया है। ये दोनों ही दलित समाज से आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद से ही मायावती की पार्टी बसपा का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ। 2017 में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही। और वहीं अब 2022 के चुनाव के लिए मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा लिया है। उनकी नजर सपा के ओबीसी वोटर पर है। बसपा ने अपने सेक्टर प्रभारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ओबीसी समुदाय के कैंडिडेट की तलाश करें और हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर ओबीसी के नाम भेजें। इसके अलावा पश्चिम यूपी में मुसलमानों की बड़ी संख्या में टिकट देने की रणनीति मायावती ने बनाई। मायावती के निशाने पर इन दिनों बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस है। बहरहाल सभी पार्टियां बेहतर रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसकी रणनीति कितना काम आती है और सत्ता का ताज किसके सर होगा। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन न्यूज़। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।